नमस्कार। आज हम स्रोत सामग्री प्रेम पीड़ा और दीवानगी के कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये स्रोत हमें एक, आप कह सकती हैं, नाटकीय प्रेम कहानी के भावनात्मक सफर पे ले चलते हैं। हमारा मकसद है इस कहानी के इमोशनल उतार चढ़ाव और इसकी बनावट को समझना। स्रोत हमें प्यार की, मतलब एक जोशीली शुरुआत से लेकर फिर दिल टूटने का वो गहरा दर्द और उसके बाद एक जुनून जो लगभग दीवानगी बन जाता है, उस रास्ते पर ले जाते हैं। तो इसमें प्यार है, दुख है और जाहिर है दीवानगी भी। ये स्रोत एक गहन भावनात्मक सफर का वादा करते हैं। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत हमें किसी कहानी के भावनात्मक ताने बाने को समझने का एक दिलचस्प नजरिया देते हैं। सही कहा आपने। हम सिर्फ घटनाओं को नहीं बल्कि उनके पीछे की जो भावनाएं हैं उनकी तीव्रता को देखेंगे। हम विश्लेषण करेंगे कि कहानी कैसे प्यार की मासूमियत से शुरू होकर जुनून के, कह सकते हैं, अंधेरे कोने तक पहुंचती है। ये उन श्रोताओं के लिए खास तौर पर मददगार होगा जो किसी जटिल कहानी के सार को जल्दी और गहराई से समझना चाहते हैं। यहाँ जो बात मुझे आकर्षित करती है वो ये है कि कैसे ये स्रोत कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इंसानी जज्बात के चरम, मतलब एक्सट्रीम इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं लगती, भावनाओं का एक रोलर कोस्टर है जैसे। हाँ बिल्कुल, भावनाओं का रोलर कोस्टर। चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। स्रोत में इसका जिक्र प्यार की चिंगारी के तौर पर है। बताया गया है कि कहानी की शुरुआत बहुत ही जोशीली है और आकर्षक भी। हमें मुख्य किरदारों से मिलवाया जाता है। पुरुष पात्र, जिसे हर्षवर्धन राणे निभा रहे हैं, वो बेहद भावुक और जज्बाती बताए गए हैं। दूसरी तरफ है सोनम बाजवा, उनका महिला पात्र, जो खूबसूरत तो है ही, पर स्रोत कहते हैं कि उसके अंदर एक छिपी हुई आग है, एक तरह की इंटेंसिटी। और उनका मिलना वो बहुत तेजी से होता है। स्रोत इसे लगभग एक व्हर्लविंड रोमांस की तरह बताते हैं, मतलब एक ऐसा प्यार जो तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ता है। तेजी से मतलब? हाँ, बहुत तेजी से। इसमें खूबसूरत लोकेशंस का भी जिक्र है, जैसे बर्फ से ढके पहाड़। ये माहौल उनके शुरुआती प्यार को और भी ज्यादा रोमानी बना देता है ना? हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एकदम परफेक्ट है, एक आदर्श प्रेम कहानी जो शायद शादी जैसे मुकम्मल भविष्य की तरफ बढ़ रही है। कहानी का ये शुरुआती हिस्सा पूरी तरह से प्यार के इर्द गिर्द ही घूमता है। हाँ, और स्रोत शायद इसी एकदम परफेक्ट दिखने वाली चीज पर सवाल उठा रहे हैं। अक्सर कहानियों में ऐसी आदर्श शुरुआत, जिसे हम कहानी कहने की दुनिया में एक तरह की आइडियलिक सेटिंग कहते हैं, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बाहरी खूबसूरती असलियत को छुपा सकती है। अच्छा। हाँ, क्या ये सिर्फ बाद में आने वाले दर्द के साथ कॉन्ट्रास्ट या विरोधाभास पैदा करने के लिए है, या ये खुद में कहानी की एक थीम, शायद धोखे या भ्रम की थीम को स्थापित कर रही है। अच्छा, मतलब शुरुआत से ही एक टेंशन है, भले ही ऊपर से सब ठीक लगे। ये दिलचस्प है। तो ये खूबसूरत बर्फीले पहाड़ सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि शायद आने वाले तूफान से पहले की शांति का प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल। कहानी कहने में अक्सर माहौल का इस्तेमाल किरदारों की अंदरूनी स्थिति या कहानी के मूड को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये शुरुआती तीव्रता, ये तेज रफ्तार रोमांस, ये दर्शकों को किरदारों से तुरंत जोड़ देता है, उनका बंधन मजबूत लगता है, ताकि जब ये टूटे तो उसका असर सिर्फ किरदारों पर नहीं बल्कि दर्शक पर भी गहरा हो। स्रोत ये दिखाते हैं कि इस प्यार की नींव जितनी तेजी से रखी गई, शायद उतनी ही तेजी से हिल भी सकती है। और वो नींव हिलती है बल्कि टूटती ही है। कहानी अचानक एक अंधेरा और नाटकीय मोड़ लेती है, जैसा कि दूसरे अध्याय दिल टूटना और धोखा में स्रोत बताते हैं। हाँ, यहाँ से चीजें बदलती हैं। जो आदर्श उत्तम दिखने वाला रोमांस था वो बिखर जाता है। स्रोत बताते हैं कि कहानी बहुत तेजी से प्यार की गर्मोशी से निकलकर दुख की ठंडी सच्चाई की ओर मुड़ जाती है। किरदारों को जबरदस्त भावनात्मक उथल-पुथल से गुजरते हुए दिखाया गया है। किसी विनाशकारी घटना के कारण उनका अलगाव हो जाता है। अलगाव, हाँ। स्रोत यहाँ थोड़ी रहस्यमयता बनाए रखते हैं। वे साफ तौर पर ये नहीं बताते कि इस बिखराव की असल वजह क्या है। क्या ये कोई गलतफहमी है, कोई धोखा, या अतीत का कोई ऐसा दर्दनाक राज जो अब सामने आ गया है। ये अनिश्चितता कहानी में तनाव बनाए रखती है। और यही कहानी का ढांचा बदलता है देखा जाए तो। रोमांस से त्रासदी की तरफ ये मोड़ कहानी के लिए जरूरी संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। बिना संघर्ष के कहानी आगे नहीं बढ़ती है ना। सही बात है। स्रोत के मुताबिक इसके तत्काल परिणाम भी दिखते हैं। एक तरफ गहरा दर्द है, पुरुष पात्र आंसू बहा रहा है, और दूसरी तरफ महिला पात्र के बदले या किसी कठोर कदम उठाने की बात सामने आती है।
ये दिखाता है कि दर्द की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। हाँ, ये प्रतिक्रियाएं तो बहुत अलग है। एक तरफ सिर्फ दुख है, दूसरी तरफ शायद गुस्सा या बदला लेने की भावना। यहाँ पर बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो जो इतना गहरा प्यार था, वो इतनी जल्दी और इतनी तीव्रता से दर्द और कड़वाहट में कैसे बदल गया। ये थोड़ा हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो स्रोत उठाते लगते हैं। अगर हम इस दुख को पहले अध्याय के तीव्र प्यार से जोड़ें, तो ये तर्कसंगत लगता है। जितनी ऊंचाई पर प्यार था, गिरने का दर्द भी उतना ही गहरा महसूस हो रहा है। लेकिन ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या इतनी तेजी से पनपा और इतना तीव्र प्यार वास्तव में स्थायी हो सकता है, या क्या उसमें हमेशा इस तरह बिखरने का खतरा बना रहता है। स्रोत शायद इसी नाजुकता की ओर इशारा कर रहे हैं। और इसी बिखराव और दर्द से कहानी अपने तीसरे और शायद सबसे अहम चरण में दाखिल होती है, जुनून और दीवानगी। स्रोत इशारा करते हैं कि फिल्म का शीर्षक एक दीवाने की दीवानगी का असली मतलब यहीं खुलकर सामने आता है। हाँ, टाइटल का कोर। बिल्कुल। पुरुष पात्र जो पहले भावुक था, अब अपने खोए हुए प्यार और उस अलगाव के दर्द में जैसे पूरी तरह डूब जाता है। स्रोत बताते हैं कि उसका प्यार अब सिर्फ प्यार नहीं रहता, वो एक जुनून, एक ऑब्सेशन, एक तरह की दीवानगी में तब्दील हो जाता है। ये दीवानगी शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये प्यार का एक विकृत रूप हो सकता है, जहां तर्क और समझ पीछे छूट जाते हैं। स्रोत शायद ये दिखा रहे हैं कि कैसे गहरा भावनात्मक आघात किसी व्यक्ति को इस हद तक ले जा सकता है। बिल्कुल, वो उसे वापस पाने के लिए या कम से कम ये समझने के लिए बेताब हो जाता है कि आखिर उनका रिश्ता टूटा क्यों। स्रोत उसके तीव्र भावनात्मक संघर्ष और अंदरूनी कश्मकश का जिक्र करते हैं। वो इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, लगता है। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली दृश्य का जिक्र है, पुरुष पात्र का जलते हुए या खून से सने गुलाब को पकड़ना। ये एक तस्वीर की तरह दिमाग में छप जाता है। ये क्या दिखाता है? उसका दर्द, उसका जुनून, या शायद ये कि उसका ये जुनून अब आत्मविनाशकारी होता जा रहा है। ये दृश्य वाकई एक शक्तिशाली प्रतीक या सिंबल है। गुलाब पारंपरिक रूप से प्यार का प्रतीक है ना? लेकिन चला हुआ या खून से सना गुलाब उस प्यार के दर्दनाक और खतरनाक रूप को दिखाता है। ये जुनून, दर्द और खतरे का मिला-जुला रूप हो सकता है। अगर हम इसे कहानी के बड़े मकसद से जोड़ें, तो ये दीवानगी ही अब कहानी को आगे बढ़ाने वाली मुख्य शक्ति, मतलब ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। हाँ, ये किरदार को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है जो शायद सामान्य हालात में वो कभी नहीं उठाता। यहाँ एक सवाल उठता है, स्रोत इस दीवानगी को कैसे प्रस्तुत करते हैं? क्या इसे सहानुभूति के साथ दिखाया गया है कि दर्शक किरदार के दर्द को समझे, या इसे एक चेतावनी की तरह दिखाया गया है कि जुनून किस हद तक खतरनाक हो सकता है? स्रोत इस पर सीधे तौर पर टिप्पणी नहीं करते, जैसा कि अक्सर अच्छी कहानियों में होता है। वे शायद इसे दर्शक की व्याख्या के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये सोचना महत्वपूर्ण है कि क्या कहानी इस जुनून को ग्लैमराइज कर रही है या इसकी आलोचना कर रही है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये जाने ना देने की स्थिति है, एक ऐसी भावना जो इतनी हावी हो जाती है कि व्यक्ति वास्तविकता से कट जाता है। स्रोत शायद इसी मानसिक स्थिति को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यही जुनून, यही दीवानगी उसे सच्चाई की तलाश में धकेलती है। जैसा कि चौथे अध्याय राज खुलना में स्रोत बताते हैं, वो सिर्फ दर्द में डूबा नहीं रहता, बल्कि सक्रिय हो जाता है, एक्शन लेता है। हाँ, एक्शन लेता है। पुरुष पात्र की ये दीवानगी उसे उनके ब्रेकअप के पीछे की असली वजह को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। वो अब चुपचाप बैठने वाला नहीं, उसे जवाब चाहिए। स्रोत कुछ संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या किसी तीसरे व्यक्ति ने जानबूझकर गलतफहमी पैदा की, या उनके अतीत से जुड़ा कोई ऐसा राज है जिसे दबाकर रखा गया था? कहानी में रहस्यों का खुलना हमेशा रोमांचक होता है। ये कहानी में परते जो होता है और दांव यानी स्टिक्स को और बढ़ा देता है। दर्शक भी किरदारों के साथ मिलकर सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ये सिर्फ किरदारों की यात्रा नहीं रहती, दर्शक भी उसमें शामिल हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल। इसी मोड़ पर स्रोत कहानी में नफरत के तत्व का भी जिक्र करते हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। प्यार, दर्द, दीवानगी, और अब नफरत। हाँ, लेकिन स्रोत यहाँ एक दिलचस्प बारीकी बताते हैं। ये नफरत जरूरी नहीं कि सीधे तौर पर मुख्य किरदारों यानी पुरुष और महिला पात्र के बीच हो सकता है ये उन परिस्थितियों के प्रति हो, या उस व्यक्ति या सच के प्रति हो जिसने उनके बीच ये दर्द और अलगाव पैदा किया। अच्छा, तो ये नफरत शायद अन्याय के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है, या उस धोखे के खिलाफ जिसने उनके प्यार को तोड़ा? संभवतः हाँ, बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प है कि ये नई भावना नफरत
पहले से मौजूद भावनाओं जैसे प्यार, दर्द और जुनून के साथ कैसे घुलती मिलती है या टकराती है। क्या ये नफरत जुनून को और हवा देती है, या क्या ये उसे एक दिशा देती है, शायद सच्चाई तक पहुंचने की दिशा। ये नफरत क्या समाधान खोजने में मददगार यानी एक कैटलिस्ट साबित होती है, या ये और ज्यादा विनाश का कारण बनती है। स्रोत का ये कहना कि ये नफरत शायद किरदारों के बीच नहीं बल्कि बाहरी ताकतों के प्रति है, कहानी को एक साधारण बदले की कहानी से ज्यादा जटिल बना देता है। और ये सारी भावनाएं, प्यार, दर्द, दीवानगी, नफरत, रहस्य, आखिरकार कहानी के 5वें और अंतिम अध्याय में आकर मिलते हैं। अंतिम टकराव और समाधान। हाँ, क्लाइमैक्स। स्रोत बताते हैं कि कहानी का चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स यही है। वो पल जब मुख्य पात्र, जिनके दिल और जीवन इस भावनात्मक तूफान में पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुके हैं, आखिरकार आमने सामने आते हैं। ये वो समय होता है जहां कहानी के सभी बिखरे हुए धागे एक साथ आते हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ, प्यार की शुरुआत, दर्दनाक अलगाव, जुनूनी तलाश, रहस्यों का खुलना, उन सब का नतीजा इसी टकराव में सामने आना है। स्रोत के अनुसार यहाँ सच्चाई पूरी तरह से सामने आती है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई पर्दा नहीं, और अब किरदारों को उस सच्चाई और उसके परिणामों का सामना करना है। हाँ, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। यहीं पर सबसे बड़ा तनाव पैदा होता है। स्रोत 2 संभावनाओं का जिक्र करते हैं। क्या वे सुलह कर पाएंगे? क्या वे अपने दर्द और कड़वाहट पर काबू पाकर शायद फिर से एक हो सकते हैं, या कम से कम एक समझ तक पहुंच सकते हैं? या फिर दूसरी संभावना, क्या उन्हें इस विनाशकारी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि कुछ चीजें, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वे कभी ठीक नहीं हो सकते? क्या उनका प्यार इस हद तक टूट चुका है कि उसे जोड़ना नामुमकिन है? ये अनिश्चितता कहानी को अंत तक रोमांचक बनाए रखती है। स्रोत एक शक्तिशाली भावनात्मक क्लाइमैक्स का वादा करते हैं, और इस जुनूनी प्रेम कहानी के किसी न किसी तरह के समाधान का भी। लेकिन वो समाधान क्या होगा, ये स्पष्ट नहीं छोड़ा गया है। देखिए, एक संतोषजनक भावनात्मक क्लाइमैक्स क्या होता है? उसे कहानी के मूल मुद्दे को संबोधित करना होता है। इस मामले में कहानी का मूल मुद्दा सिर्फ प्यार का टूटना नहीं, बल्कि वो दीवानगी है जो उसके बाद पैदा हुई। तो समाधान को इस जुनून के साथ कुछ करना होगा। अच्छा, क्या किरदार इससे ऊपर उठ पाते हैं? क्या वे इससे कुछ सीखते हैं, या वे इसके शिकार हो जाते हैं? तो इसका क्या मतलब है? शायद कहानी अंत में जुनून की प्रकृति पर, उसके विनाशकारी या शायद मुक्ति दिलाने वाले परिणामों पर एक गहरी टिप्पणी पेश करेगी। ये सिर्फ कहानी का अंत नहीं, बल्कि शायद एक संदेश भी होगा। तो ये थी प्रेम, पीड़ा और दीवानगी की स्रोत अंशों पर आधारित हमारी ये गहरी पड़ताल। हमने देखा कि कहानी कैसे प्यार की खूबसूरत, लगभग आदर्श शुरुआत से चलकर दिल टूटने के भयानक दर्द से गुजरती है, फिर जुनून और दीवानगी की अंधेरी गलियों में भटकती है, नफरत जैसे तत्वों को छूती है, और अंत में एक विस्फोटक टकराव और समाधान तक पहुंचती है। हाँ, और ये पूरी यात्रा दिखाती है कि इंसानी भावनाएं कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। वे प्यार भी रच सकती हैं और विनाश भी। स्रोत ऐसे इस बात पर जोर देते हैं कि कहानी भावनाओं के चरम पर खेली गई है, जहां हर एहसास बहुत तीव्र है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि भावनाओं की तीव्रता और उनके परिणामों का अध्ययन लगता है। हमने देखा कि कैसे कहानी कहने की तकनीकें, जैसे वो आदर्श शुरुआत या माहौल का प्रतीकात्मक इस्तेमाल, इन भावनाओं को और गहरा बनाने में मदद करती हैं। बिल्कुल। और अंत में ये स्रोत हमें शायद प्रेम और जुनून के बीच की उस महीन, अक्सर धुंधली रेखा पर सोचने को मजबूर करते हैं। क्या जुनून प्यार का ही एक तीव्र रूप है, या कुछ और? स्रोत जिस तरह से इस कहानी को प्रस्तुत करते हैं, उसके आधार पर एक सवाल श्रोताओं के मन में जरूर उठेगा, जिसे हम यही छोड़ सकते हैं। क्या जुनून, जैसे कि इस कहानी में दीवानगी दिखाई गई है, कभी प्यार का सच्चा या स्थायी रूप ले सकता है? या जैसा कि ये स्रोत संकेत देते हैं, क्या ऐसा तीव्र जुनून हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है, चाहे वो खुद का विनाश हो या रिश्तों का? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।